बिहार की बात, नीतीश बाबू इसको और इस सरकार को 25 से 30 वाली सरकार को कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, अब 25 से 30 का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल 25 से शुरुआत तो कर दी है अपने नीतीश कुमार जी ने। अब 30 तक चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता। बहरहाल 25 से शुरुआत हो गई है। और जो अब तक कहा जा रहा था, और नीतीश कुमार जिस तरीके से नारे लगवा रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, तो एक चीज तो राजीव जी ये देखी जा सकती है कि नीतीश कुमार ये मनवाने में कामयाब हो गए गुजरातियों से कि भाई पाटलिपुत्र में इन गुजरातियों का कोई काम इस तरीके से नहीं चलेगा कि तुम तय कर दो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो एक चीज तो तय कर दी है नीतीश कुमार ने कि गुजराती ठीक है, होंगे चाणक्य, होंगे कहीं के होंगे, लेकिन चाणक्य की धरती पर आकर किसी को अपनी ये मत बताओ कि हम चाणक्य हैं। तो ये नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। अब बाकी जो बचता है राजीव, जो बचता है स्पीकर का, जिस पर प्रशांत जी ने भी बहुत प्रकाश डाला। अब जब स्पीकर का नाम आएगा राजीव जी, तब ये तय होगा कि नीतीश कुमार 30 तक चलेंगे कि 30 से पहले ही निपट जाएंगे। और नीतीश कुमार जो है, उन्होंने मोदी शाह को अभी जो झुका लिया है, तो क्या कहीं कोई समझौता हुआ है या नीतीश कुमार पूरी तरीके से झुका चुके हैं? अगर स्पीकर बनता है बीजेपी का, तो नीतीश कुमार ने फिर समझौता कर लिया है कि भाई ठीक है कि स्पीकर तुम्हारा रहेगा लेकिन मुख्यमंत्री हम रहेंगे। लेकिन अगर स्पीकर भी बनता है नीतीश कुमार की मर्जी का, या कहिए किसी दूसरे घटक का, गैर बीजेपी का, तो इसका मतलब नीतीश कुमार ने अपना अंगद का पांव अड़ा दिया है। और मोदी जी जो है वो झुकने को काफी ज्यादा मजबूर हो गए हैं। और खतरा जो है वो दिल्ली का है। क्योंकि राजीव जी देखिए, अभी भी हम ये कहेंगे सरकार भले ही नीतीश कुमार बना रहे हो, दावा उन्होंने पेश कर दिया हो, लेकिन अगर पाटलिपुत्र में नीतीश कुमार का सिंहासन हिलाने की बीजेपी ने कोशिश की, तो इंद्रप्रस्थ का सिंहासन डोल जाएगा। ये अभी भी राजीव जी है। तो इसलिए नीतीश कुमार कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे या नहीं उठाना नहीं चाहेंगे कि पाटलिपुत्र के किसी भी एक पाए में कहीं भी कोई भी पच्चड़ जो लग जाए। तो इसलिए स्पीकर उनका अपना होगा, ये अभी मानकर चला जाना चाहिए। और अगर स्पीकर नहीं होगा, तो इसका मतलब कि फिर नीतीश कुमार को मैनेज किया जा चुका है, तो फिर अलग की बात होगी। लेकिन जो मुझको लगता है कि ये स्पीकर का जब नाम आएगा तब मालूम पड़ेगा कि अगर बीजेपी का भी स्पीकर कोई होता है, तो ये भी हो सकता है कि बीजेपी का स्पीकर भी अगर बने तो भी वो नीतीश कुमार की मर्जी का ही बने। जैसे नंदकिशोर यादव स्पीकर बने राजीव जी, तो वो नीतीश की मर्जी के ही थे, नंदकिशोर यादव। और नंदकिशोर यादव का हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको डांटते हुए किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था विधानसभा के अंदर, और विधानसभा स्थगित कर दी थी उन्होंने, और कहते हुए कि आप भी गजब आदमी है भाई। ये मतलब सुना लोगों ने, आ गया उसमें माइक में आ गई इतनी आवाज, वो अंदर अंदर जाते जाते और उनकी तरफ इशारा करते हुए विजय कुमार सिन्हा की तरफ कि अरे आप तो गजब आदमी है भाई, ये कहते हुए जा रहे हैं। तो ये इसी तरीके का कोई अगर होगा तो होगा। तो ये मतलब स्पीकर जो है वो नीतीश की मर्जी का ही होगा, इसमें अब कोई दो राय मुझको नहीं लगती है। और अगर नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार फिर 25 से 30 नहीं है, वो जब तक होंगे तब फिर वो नीतीश मतलब अपने मोदी जी तय करेंगे। तो राजीव जी मुझको तो अभी ये लगता है। बहरहाल जिस तरीके से अभी जो घोषणा की गई है कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, और दोनों उप मुख्यमंत्री वही होंगे कि जो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा थे। जो चर्चाएं थी, बीजेपी चाहती थी कि विजय कुमार सिन्हा जो है उनको स्पीकर बनाया जाएगा डिप्टी। तो अब अगर ये तय हो गया है कि दोनों डिप्टी सीएम वही रहेंगे जो पहले थे, तो इसका मतलब विजय कुमार सिन्हा स्पीकर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो तो डिप्टी सीएम हो रहे हैं। और अगर विजय कुमार सिन्हा स्पीकर नहीं हो रहे हैं, तो नीतीश के लिए मुश्किलें कम होंगी फिर। ये भी है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जब थे मतलब स्पीकर थे इस समय, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बीजेपी के लिए। मतलब विधायक भी पिटवाए पुलिस से विधानसभा के अंदर, और नीतीश कुमार को भी असहज करते रहते थे बार बार आसंदी से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर। तो वो नीतीश कुमार के लिए एक असहज करने वाली स्थिति होती थी। तो लगता यह कि नीतीश कुमार ने अपना अंगद का पांव ठीक से इस समय जमाया हुआ है। बाकी अब आगे आने वाला समय धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा कि स्पीकर जब बनता है और कितना समय भी मिलता है, इससे चीजें बहुत सारी स्पष्ट हो जाएंगी। अब राजीव जी, ये जो 272 लोगों ने दस्तखत किए हैं, पहले तो आप ये आंकड़ा देखिए 272 का, कितना गजब है राजीव जी। यानी आंकड़ों के मामले में ये डेटा लेस सरकार जो है किस तरीके से डेटा निर्धारित करती है। यानी चुनाव लोग जीत रहे हैं तो 122 की सीरीज में जीत रहे हैं, लगभग सबके एक से वोट आ रहे हैं, एक ही संख्या में आ रहे हैं। अब ये 272 आ रहे हैं दस्तखत करने के लिए, जो लोकसभा में सरकार बनाने का आंकड़ा है।
अरे भाई तो इन 272 से सरकार बनवा लो ना, काहे वहां अपने नीतीश कुमार का पाया लगाए हुए हो और चंद्रबाबू नायडू का लगाए हुए, इन 272 से ही सरकार बनवा लो, बन जाएगी 272 से सरकार। दूसरा राजीव जी, ये 272 बहुत गजब किस्म के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके एक फैसले को लेकर एक मंत्री जो था बेहूदे टिप्पणियां कर रहा था, तब इन 272 लोगों के मुंह पे जो था वो दही जमा हुआ था। बल्कि मुझे ध्यान पड़ता है कि इनमें से कुछ जो थे वो तो उनके खिलाफ भी बयान जारी कर रहे थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस एक्स जज के खिलाफ जिसके फैसले को लेकर एक मंत्री जो था वो आयशा भाई जाने क्या क्या पके चले जा रहा था। तो इन 272 लोगों पर यह भी सवाल है। दूसरा राजीव जी, ये जब 272 लोग दस्तखत कर रहे थे तो वो हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी, वो किस देश में थे, उन्होंने इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए? उनको भी दस्तखत करना चाहिए था। मेरी जहां तक जानकारी इन 272 में उनका नाम नहीं है। 273 वो कर देते तो पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बन जाती। फिर 273 में तो राजीव कुमार के दस्तखत होने चाहिए थे, आरोप तो उनके ऊपर भी है। तो राजीव कुमार को इन लोगों ने अप्रोच क्यों नहीं किया कि भाई आपके भी दस्तखत होने चाहिए? और राजीव जी, मुझे लगता है कि विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी को और कांग्रेस को, इन 272 लोगों का इतिहास भूगोल सब पता कराना चाहिए कि इन सब ने अपनी नौकरियों में क्या क्या जो है वो काम किए हैं और क्या क्या इन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं और कहाँ कहाँ इनकी कितनी कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ से आई हैं, इन सब की जानकारी जो है निकलवाई जानी चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है राजीव, इस देश के हित में होगा, इस देश के लोकतंत्र के हित में होगा कि इनका सब कच्चा चिट्ठा जो निकाल के लाया जाए कि किस किस ने कितने कहाँ फर्जी एनकाउंटर करवाए हैं, इनमें से किस किस ने कहाँ कहाँ क्या क्या घपले घोटाले किए हैं। ये सारी चीजें इस देश के सामने आनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि राहुल गांधी के खिलाफ और चुनाव आयोग के समर्थन में ये चिट्ठियां लिखने वाले लोग कितने पवित्र हैं, इनके दामन कितने पाक साफ हैं, ये देश के सामने राजीव जी आना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। बाकी अब देश जाने। जी, इसी पे प्रतिक्रिया आ गई है केसी वेणुगोपाल की। केसी वेणुगोपाल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ज़रा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इन 272 लोगों पे। उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि सिग्नेचर करने वालों में से एक जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर की पत्नी भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की पत्नी भी हैं। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं। Rahul Gandhi raised the question on the election commission. This is a sponsored letter. Everybody can understand. You can see the signature is cabinet minister's wife also in the one among the signatory. So this is the complete sponsored letter. That's what और both तो कंप्लीट यहाँ पर पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और ये पूरी तरह से प्रायोजित पत्र है, खत है, हर कोई इसे समझ सकता है। आप हस्ताक्षरकर्ताओं को देख सकते हैं, इनमें से एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आप आना चाहता हूँ आपके पास। और कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है, हो सकता है और भी आगे प्रतिक्रिया आए। नाम इसमें जिन लोगों के आ रहे हैं आप लोगों ने भी देखे होंगे, सिग्नेचर करने वालों में कुछ एक नाम मैं देख रहा था कि कौन कौन हैं। तो एक तो फॉर्मर जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी हैं, फॉर्मर आईएफएस लक्ष्मीपुरी हैं ऑफिसर, और ऐसे कई लोग हैं सिग्नेचर करने वाले। और